नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी फ्रेंड डॉक्टर सीमा। हाँ, आजकल मेरी भी गलती है कि मैं थोड़ा सा गैप लेने लगी। सर्दी यार, बड़ा लेथार्जिक लेजी सा मौसम हो गया है, मन ही नहीं करता कुछ करने का। एनीवेज, बैक विद यू होल हार्टेडली, कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी। सल्फोनिल यूरिया उस दिन बताए थे आपको कि ये इंसुलिन सिक्रेटोबॉक्स होते हैं। आज एक और क्लास सिक्रेटोबॉक्स की बताएंगे, वो होते हैं शॉर्ट एक्टिंग। इट इज अनदर क्लास ऑफ सिक्रेटोबॉक्स। शॉर्ट एक्टिंग है, फास्ट एक्टिंग है एंड वेरी पोटेंट है। ये इंसुलिन सिक्रेटोबॉक्स हैं, इनको हम कहते हैं मेग्लिटिनाइड्स। दिस इज अनदर क्लास ऑफ इंसुलिन सिक्रेटोबॉक्स विच इज आजकल बहुत ये भी यूज में आ रहे हैं डायबिटिक ट्रीटमेंट के लिए एज एन ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट विच इज क्वाइट पोटेंट। क्या नाम है इनका? मेग्लिटिनाइड्स। सल्फोनिल यूरिया की तरह ही होते हैं, ये भी इंसुलिन सिक्रेटोबॉक्स हैं। पैंक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन निकालने में मदद करते हैं। इसमें और सल्फोनिल यूरिया में डिफरेंस ये है कि ये शॉर्ट एक्टिंग है, सल्फोनिल यूरिया लॉन्ग एक्टिंग, बहुत लंबे समय तक चलता है। ये ग्लूकोज डिपेंडेंट है, यानी कि जितना आपने खाया, जो आपने खाया, जितना कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड में आया, उसके हिसाब से ये इंसुलिन सिक्रीट करता है। वेयरएज सल्फोनिल यूरिया तो निकालता ही जाता है, एक बार ड्रग दे दिया, उसको नहीं लेना देना, खा रहे हो नहीं खा रहे हो, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन ये बहुत समझदारी से करता है। तो आप मील रिलेटेड डोज दे सकते हैं, यानी कि अगर आप खाना ज्यादा खा रहे हैं तो डोज पूरी दे दें। अगर आपको लग रहा है आपने खाना नहीं ज्यादा खाया है या मील कम लिया है या मील स्किप किया है, तो डोज को या तो उस दिन ना लें, उस टाइम पे उस वक्त की डोज को आप काट सकते हैं, नहीं ले, है ना। तो ये इस तरीके से इट कॉजेस ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन। तो you don't become the slave to the treatment. आप ट्रीटमेंट के स्लेव नहीं बनते, rather you can take the treatment just with your needs, है ना, खाने के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लें। तो ये है मेग्लिटिनाइड्स। इस ग्रुप में दो ड्रग्स आते हैं, रेपाग्लिनाइड एंड नेटिग्लिनाइड। ये दो ड्रग्स हैं। आजकल रेपाग्लिनाइड काफी चल रहा है, कॉम्बिनेशन में चलता है ये रेपाग्लिनाइड एंड नेटिग्लिनाइड। अच्छा, इसका मेन काम क्या है? ये आपकी प्राइमरी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। प्राइमरी यानी कि खाने के बाद वाली ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, और इसको हम ज्यादातर खाने के साथ साथ ही देते हैं, ताकि जितनी भी ग्लूकोज आपका खाना खाते ही जैसे ही एकदम पोस्ट प्राइमरी आपकी शुगर बढ़ती है, ये उसको कंट्रोल में ले आता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि टाइप 2 डायबिटिक्स में यही प्रॉब्लम ज्यादा है कि जो पोस्ट प्राइमरियल है, खाने के बाद वाली जो शुगर बढ़ती है, उसमें परेशानी आती है, क्योंकि इंसुलिन सिक्रीशन में उस टाइम पे परेशानी आती है। तो अगर इस तरीके के ड्रग्स हम दे देते हैं तो ये हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है और शुगर्स को बढ़ने नहीं देता, और ना ही ये आपको हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा, क्योंकि ये उतना ही इंसुलिन निकालेगा जितनी आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है। मैकेनिज्म इसका वही है जैसे सल्फोनिल यूरिया का होता है। ये भी सल्फोनिल यूरिया बाइंडिंग साइट पे बीटा सेल पे जाके चिपक जाता है, लेकिन इसकी बाइंडिंग साइट सल्फोनिल यूरिया से थोड़ी फर्क होती है। और इसमें फिर क्या होता है, वही जो एटीपी पोटेशियम चैनल्स हैं, एटीपी सेंसिटिव, तो वो पोटेशियम चैनल्स बंद हो जाते हैं इसके चिपकने से साइड पे, रिसेप्टर साइड पे। पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा हो जाता है, सेल डीपोलराइज हो जाता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है, बाहर से कैल्शियम सेल में जाने लगता है, तो इंसुलिन रिलीज हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से सल्फोनिल यूरिया काम करता है, ये भी उसी तरीके से काम करता है। क्योंकि ये दिन में 3 बार दिया जाएगा, बिकॉज यू आर गिविंग इट अलॉन्ग विद ऑल द मील्स, तो इसकी डोज TDS रहेगी। रेपाग्लिनाइड दिया जाता है आपको 0.5 to 4 मिलीग्राम TDS, whereas नेटाग्लिनाइड दिया जाता है 60 to 180 मिलीग्राम TDS। ठीक है। अब इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से हो जाती है, खून में बिल्कुल पीक इसकी 1 घंटे में चली जाती है, और
आधे से पौने घंटे में पीक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन भी हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। मेटाबॉलिज्म कहां पर होगा? मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है वाया द एंजाइम साइटोक्रोम P450। ठीक है, एक्सक्रीशन कहां से हो रही है? लिवर से वाया बाइल एंड किडनी से वाया यूरिन। तो ये इसकी मेन फार्माकोकाइनेटिक्स हो गई। अब कौन से ऐसी सिचुएशंस है जहां पर इसको नहीं देना? जैसे आपको बताया था कि प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता सल्फोनिल यूरिया, इसी तरीके से इसको भी प्रेगनेंसी में आप नहीं दोगे। टाइप 1 डायबिटिक्स में भी नहीं देते, इसको भी टाइप 1 डायबिटिक्स में नहीं दोगे। हेपेटिक इनसफिशिएंसी या रीनल इनसफिशिएंसी अगर किसी को है तो उसमें इस ड्रग को भी आप होल्ड करोगे, नहीं दोगे अगर ज्यादा परेशानी है। और दूसरी ये चीज है किनको दिया जाता है और किनको देना पड़ता है या किनको देना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको इंसुलिन सिक्रेटोबॉक्स की तो जरूरत है, लेकिन वो लॉन्ग एक्टिंग सिक्रेटोबॉक्स सल्फोनिल यूरिया जैसे नहीं लेने, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटीज, कोई ना कोई और बीमारियां ऑलरेडी आ चुकी हैं जिसके चलते सल्फोनिल यूरिया उनको परेशान कर सकता है। जैसे मैंने बताया था सल्फोनिल यूरिया से आपको it inhibits your myocardial ischemic threshold also। तो फिर आप जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है या ओल्ड एज है या और भी कोई कोमॉर्बिडिटीज है, हाइपरटेंसिव है या कुछ भी इस तरीके से हैं, या ऑलरेडी जो लोग बहुत ओबीज हैं उनमें हम सल्फोनिल यूरिया को नहीं देते, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सल्फोनिल यूरिया से वेट गेन भी होता है। तो ऐसे मरीज जिनके अंदर हम ये समझते हैं कि उनकी बीटा सेल्स में अभी भी क्षमता है इंसुलिन निकालने की और हमको इंसुलिन सिक्रेटोबॉक्स देना चाहिए, तो हम इस तरीके का शॉर्ट एक्टिंग, फास्ट एक्टिंग, पोटेंट इंसुलिन सिक्रेटोबॉक्स मेग्लेटिनाइड्स जैसे देते हैं, जिसका रोल सल्फोनिल यूरिया जैसा होगा लेकिन उसकी साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम ये मेग्लेटिनाइड्स दे देते हैं। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू एंड इट इज क्वाइट अ गुड ड्रग, क्वाइट इन वोग दीज डेज। काफी हद तक ये ड्रग चल रहा है, आपकी प्राइमरी ब्लड शुगर्स को बहुत ध्यान रख सकता है। तो डिपेंड्स अपॉन हाउ योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स यू, बट इट इज अ गुड ड्रग टू बी गिवन, टू बी टेकन। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस वीकेंड अहेड।